हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो एनआरबी का पेपर हुआ था, बार्क न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड का जो पेपर हुआ था 19 सितंबर 2021 को, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट जो कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का एग्जाम था, उसका जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल में, उन सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ, इस पेपर में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि 40 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल से रिलेटेड थे। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था आपका, वो 3 नंबर का था। यानी कि जो टोटल पेपर हुआ था वो 120 नंबर का हुआ था, और एक नंबर यहाँ पे हमारा नेगेटिव था। यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा एक नंबर हमारा काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव भी थी। तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड, उसमें से हम यहाँ पे लगभग, मेरे पास 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कुछ 35-36 क्वेश्चन जो मेरे को पता पड़े, उन सभी को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में, वो था कि स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड। जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी नो लोड पर स्पीड कितनी होती है, तो ये होती है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत होती है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कॉटन, सिल्क और जो पेपर होते हैं, ये जो हमारी इंसुलेशन की जो क्लास होती है उसमें कौन सी क्लास के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं हमारे क्लास वाई के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था डायरेक्शन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स बाई। जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी डायरेक्शन को अगर हमको रिवर्स करना है तो हम वो कैसे रिवर्स करेंगे, तो उसका सही आंसर था बाई चेंजिंग फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल। जो हमारी डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग होगी उसके टर्मिनल को चेंज करके हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मर नॉट यूज्ड डीसी सप्लाई बिकॉज। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो डीसी सप्लाई का उपयोग नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को हम डीसी सप्लाई पर ऑपरेट नहीं करवाते हैं। तो उसका रीजन पूछा गया था क्यों नहीं करवाते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर था कि फेराडेज लो डज नॉट कट फ्लक्स इन डीसी। जो डीसी होता है उसके अंदर क्या होता है, फेराडे का जो लो होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होता है वो कट नहीं करता है, यानी कि क्योंकि डीसी के अंदर कांस्टेंट फ्लक्स होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था पावर ट्रांसफॉर्मर। ये जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस होता है। ये आपको सही ऑप्शन पिक करना था। अगला क्वेश्चन है हॉर्स पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शाफ्ट टॉर्क इज कॉल्ड। जो हमको हॉर्स पावर मिलता है शाफ्ट से, उसे टॉर्क की फॉर्म में हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग हॉर्स पावर, बीएचपी। अगर आपने डीसी मोटर पढ़ते टाइम अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करी होगी तो वहां पे हमको जो आउटपुट पे जो पावर मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, मैकेनिकल फॉर्म में मिलती है, यानी कि ब्रेकिंग हॉर्स पावर फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे हमको इसका सही आंसर टिक करना था आपको, ब्रेकिंग हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, ऑयल इन ट्रांसफॉर्मर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। तो जो हम जो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल यूज करते हैं मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर नमी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम मॉइस्चर वाले ऑयल का यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसका ऑयल की जो स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि इट रिड्यूसेस द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल। यानी कि अगर हम नमी वाले तेल का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे ऑयल की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंजर्वेटर यूज इन ट्रांसफॉर्मर। जो कंजर्वेटर यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में वो क्यों यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर था ऑयल को एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जगह प्रोवाइड करवाना। यानी कि जब ऑयल हमारा गर्म होगा फॉल्ट के टाइम पे तो उसको क्या करना, एक्सपांशन यानी कि जगह प्रोवाइड करवाना, और जब वापस ऑयल ठंडा होगा तो यानी कॉन्ट्रेस्ट होगा तो उसको वापस से वहां पे हम जगह प्रोवाइड करवाना। यानी कि जब क्या क्यों यूज किया जाता है कंजर्वेटर, ऑयल को एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू फाइंड आउट इन ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा कॉपर लॉसेस को ज्ञात करने के लिए फुल लोड पर। अगला क्वेश्चन था हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसमें सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी होती है, तो ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्मर की। अगला क्वेश्चन था क्लास ए जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें हमको यहाँ पे क्लास ए के अंदर कौन सा टेम्परेचर आता है। यहाँ पे आपने अगर 7 अलग अलग क्लास पढ़ी होगी, क्लास ए, क्लास वाई, क्लास बी, क्लास एच, ये अलग अलग क्लास पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्लास ए का टेम्परेचर बताना था, तो ये कितना था, 105 डिग्री। यहाँ पे इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था टू अल्टरनेटर आर रनिंग इन प्रॉपर सिंक्रोनिज्म एंड द वोल्टेज ऑफ वन मशीन इज सडनली इंक्रीज्ड। हमारे जो दो अल्टरनेटर है जो कि प्रॉपर सिंक्रोनिज्म में रन कर रहे थे, अगर हम उनमें से अगर एक मशीन का यानी कि एक अल्टरनेटर का हम वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो
सिंक्रोनस टॉर्क होगा वो वापस से दोबारा से उत्पन्न करेगा जनरेटर, जिससे कि हमारा सिंक्रोनिज्म है उसको वापस से प्राप्त किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन था हमारा सिंक्रोनस टॉर्क विल बी प्रोड्यूस टू रीस्टोर फर्दर सिंक्रोनिज्म। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज। अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ट्रांसफॉर्मर में तो क्या होगा, हमारे आयरन लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि आयरन लॉसेस क्या होते हैं हमारे एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस, और ये दोनों क्या करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा गया था, तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि हमारा कोई रेसिस्टेंस है, अगर उसकी लेंथ को हमने 3 गुना बढ़ा दिया और वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा तो उसका नया रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि जो नया रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड होता है। अब हमने एन क्या होता है, जितने टाइम्स हम रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो कितने गुना बढ़ाया हमने, 3 गुना बढ़ाया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा पुराने के कंपेरिजन में। तो आपको सही ऑप्शन पिक करना था 9 टाइम्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली लेमिनेटेड। जब हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर आयरन की जो कोर यूज करते हैं उसको जनरली हम लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं। तो उसका सही आंसर था कि टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज, यानी कि एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, जो हमारी आयरन की कोर होती है उसको हम लेमिनेटेड करते हैं। यानी कि सही आंसर था टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था एफिशिएंसी पूछी गई थी पावर ट्रांसफॉर्मर की, तो ये कितनी होती है, 98%। यहाँ पे इसका सही आंसर था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपको स्लिप नेगेटिव, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप नेगेटिव कब होगी। तो स्लिप नेगेटिव का आपको सही आंसर पिक करना था जब रोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्लिप नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सही ऑप्शन पिक करना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ से वो था हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस किसका होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस होता है वो किसका होता है, मॉसफेट का होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी इन। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजोरिटी में वो किस टाइप के सेमीकंडक्टर में होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन होते हैं, होल्स मेजोरिटी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था पावर फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। जो हमारा सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर पूछा गया था, तो उसका पावर फैक्टर होता है यूनिटी, यानी कि सही ऑप्शन था हमारा यूनिटी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा यूनिटी, यहाँ पे वाई और आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन था टू फाइंड आउट आरटीएच। जो हम थेवेनिन रेसिस्टेंस और थेवेनिन रेसिस्टेंस जो निकालते हैं आरटीएच, उस टाइम पे हमारा वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को क्या किया जाता है, जो हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन सर्किट करते हैं। तो आपको ये ऑप्शन वहाँ पे पिक करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि जो जीनर डायोड होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो इसकी आपको पता है कि जीनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ इस प्रकार से जीनर डायोड की कुछ जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। शार्प, ये क्या होता है यहाँ पे 0.6 वोल्ट पे आके क्या होता है, एकदम शार्प ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे हमारी एक ऐसी किस तरह का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है हमको शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको सही ऑप्शन टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था कि स्विचिंग वोल्टेज जनरेटेड बाय। जो हमारा सिस्टम होता है इसमें स्विचिंग वोल्टेज क्यों कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था एक फर्स्ट ऑप्शन था ट्रांजिएंट, दूसरा था फॉल्ट या फिर स्विचिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों के ही कारण क्या होता है, हमारा स्विचिंग ओवर वोल्टेज जनरेट होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय। जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो थर्मली, इलेक्ट्रोस्टैटिकली या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो थर्मली भी प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी प्रोड्यूस होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैपेसिटेंस डिक्रीज। अगर हमारी कोई कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है उसका अगर हमने कैपेसिटेंस डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ से आपको सही ऑप्शन टिक करना था। अगला पूछा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको शॉर्ट सर्किट रेशियो बताना था। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है, हमारा फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ पे था हमारा फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था और इस फॉर्मूले को आपको टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन था लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसमें किस तरह का ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। अगला क्वेश्चन था कि जो 1400 डिग्री टेम्परेचर होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसका सही आंसर था पायरोमीटर।
उसके अलावा अगला क्वेश्चन था आउटपुट ऑफ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है इसका आउटपुट क्या होता है ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था डीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डीसी मोटर बैक ईएमएफ जीरो, देन जो हमारी डीसी मोटर है उसमें अगर बैक ईएमएफ जीरो होगा तो क्या होगा। आपको पता है बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईबी बराबर जेड एन पी फाइव अपॉन ए सिक्सटी होता है। यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या होता है, जेड एन पी फाइव अपॉन में ए सिक्सटी होता है। अगर ये हमारा ईबी होता है, अगर हमारा बैक ईएमएफ जीरो होगा तो हमारी जो मोटर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेड यूज ऑफ इन द वर्किंग ऑफ, जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो किसकी वर्किंग में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है एक्सेलरेशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था टॉल बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड विद पॉइंटेड कंडक्टर टू, जो हमारी जो बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, जो बिल्डिंग के टॉप पे जो पॉइंट होता है वो हमारा क्यों यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं हम जो हमारा हाई वोल्टेज होता है उसको ग्राउंड करने के लिए। यानी कि आपने नाम सुना होगा लाइटनिंग अरेस्टर, तो वो इसी से आपका रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपको ऑप्शन टिक करना था ग्राउंड टू हाई वोल्टेज। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था इंडक्शन मोटर से आपके पास एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, जो कि आपको बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, जो कि आपको स्लिप से रिलेटेड था। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल आपको वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करने से पूछा गया था, जो कि आपको सारी वैल्यूज गिवन थी और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सारी यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन से भी क्वेश्चन था। तो इल्यूमिनेशन से क्या क्वेश्चन था कि आपको एरिया दिया हुआ था 3x4 और यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिया हुआ था आपको 50 लक्स और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी थी, फाई की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि फाई की वैल्यू निकालनी थी और आपको ये पूछा गया था कि हमको जो फाई की वैल्यू आएगी तो उसके लिए हमको कितने लैंप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया होता है, फाई अपॉन ए होता है। तो यहाँ से हमको एरिया भी दिया हुआ है और इल्यूमिनेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको सीधा फाई निकालना है। तो फाई आ जाएगा हमारा 600। तो यहाँ पे 600 अगर हमारा फाई आता है तो हमको 300 के कितने लैंप की आवश्यकता होती है, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में। तो यहाँ पे हमको जब अगर हमारा फाई अगर 600 है तो 300 के कितने लैंप की आवश्यकता होगी, 2 लैंप की आवश्यकता होगी। तो आपको एग्जाम में 2 यहाँ पे टिक करना था। तो यहाँ पे जो आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कुछ 37 क्वेश्चन जो है मेरे को यहाँ पे मिले हैं, तो मैंने आपको इनके साथ डिस्कस किया। बाकी तीन तीन जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मेरे को नहीं मिल पाए, तो उसको मैंने यहाँ पे वो मेरे को नहीं पता नहीं पड़े, तो फिर मैंने उनको यहाँ पे आपके सामने डिस्कस भी नहीं किया। तो जितने क्वेश्चन मेरे को पता चले हैं मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ आपके सामने डिस्कस किए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी आने वाले ऐसे पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।